गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम 12th बिजनेस स्टडीज़ का अपना जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड पार्ट आज हमें डिस्कस करना है जो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इससे पहले बच्चों मैं आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बता चुकी हूँ और उसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ूंगी और आपको बताऊंगी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता था, डिपार्टमेंट्स बनते थे ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, परचेज डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स वर देयर विच वी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ major functions performed by the organization. And in divisional organizational structure we are making divisions for separate products. ठीक है, separate division for separate product. For example, there is an organization which is producing 2 or more than 2 products, so they will create divisions, they will create units for separate products. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशनरी क्या कुछ भी प्रोडक्शन चल रहा है जहाँ पे वो पेन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे वो नोटबुक्स भी बना रहे हैं या किसी और तरह का कुछ भी मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितने टाइप्स के वो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, हर एक प्रोडक्ट की अलग डिवीज़न बना देंगे, हर एक प्रोडक्ट की अलग डिवीज़न बना देंगे। तो डिविजनल के अंदर डिविजन्स बनाए जाते हैं, यूनिट बनाई जाती है, सेपरेट यूनिट फॉर सेपरेट प्रोडक्ट। इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट तो देयर विल बी 2 यूनिट फॉर 2 प्रोडक्ट्स। आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 2 यूनिट रहेंगी, एक प्रोडक्ट की यूनिट अलग, दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट अलग। सिंपल। फंक्शंस में क्या होता था, फंक्शनल में फंक्शंस के बेसिस पे बनाए जाते थे डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स, जबकि डिविजनल में क्या होता है, प्रोडक्ट के बेस पे डिविजन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, as you can see on your screen, divisional organizational structure refers to the division of the whole enterprise। पूरी enterprise को हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे according to the major products। major products के बेसिस पे manufactured by it means जो organization products manufacture कर रही है और जो भी प्रोडक्ट्स एक कंपनी बना रही है उसके बेसिस पे डिवाइड करना टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ मैंने ऐसा करा है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, टेक्सटाइल और सीमेंट, तो उसने 2 डिवीज़न अलग बना दी, टेक्सटाइल के लिए अलग बना दिया सारा सिस्टम, सीमेंट के लिए अलग बना दिया और अंदर इसके डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिपार्टमेंट जैसे मैं बना देती हूँ यहाँ पर, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ओके, सिंपल है ना। पहले मैंने डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेडी किया, एक प्रोडक्ट ये था, दूसरा प्रोडक्ट ये था, इसके बेसिस पे मैंने 2 डिवीज़न बना दी, डिवीज़न ए, डिवीज़न बी। ए डिवीज़न में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड होता है और उसके अंदर मैंने सब डिपार्टमेंट बना दिए, परचेज डिपार्टमेंट परचेजिंग के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेचने के लिए। और जो बी विंग है, बी विंग में सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है और इसके मैन्युफैक्चर के लिए मैंने डिपार्टमेंट्स बनाए, वही परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया। अभी आप ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से इसका डिफरेंस जो है करके देखो। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, लाइक इधर देखेंगे आप एक बार, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैंने डिपार्टमेंट बनाए थे। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी इसमें परचेज डिपार्टमेंट वाले परचेज करेंगे,
चाहे टेक्सटाइल के लिए कुछ परचेज करना हो, चाहे सीमेंट के लिए कुछ परचेज करना हो, सारा परचेजिंग का काम ये करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्शन में बिजी हैं, चाहे टेक्सटाइल का हो चाहे सीमेंट का हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेचने में बिजी है, चाहे वो टेक्सटाइल बेचना हो चाहे सीमेंट बेचना हो। दैट मीन्स ये डिफरेंस है, ये फंक्शनल बेसिस पे बनाया गया है, जिसमें पहले फंक्शंस के बेसिस पे 3 डिपार्टमेंट बना दिए। अब ये दोनों चीज़ें परचेज करेगा, ये दोनों चीज़ें मैन्युफैक्चर करेगा, ये दोनों चीज़ें बेचेगा। बट वहाँ डिफरेंस है, वहाँ पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोडक्ट के बेसिस पे पहले डिवीज़न बनेगा, ये सीमेंट, ये टेक्सटाइल, इसका परचेजिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, मार्केटिंग अलग, इसका प्रोडक्शन अलग, परचेजिंग अलग और मार्केटिंग अलग। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? पहले फंक्शंस के बेस पे यहाँ बांट दिया, फंक्शनल में जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वहाँ फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना दिए 1 2 3। चाहे टेक्सटाइल के लिए कुछ परचेज करना हो, चाहे सीमेंट के लिए कुछ परचेज करना हो, सारा काम कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट वाले। चाहे टेक्सटाइल प्रोड्यूस करना हो, चाहे सीमेंट प्रोड्यूस करना हो, सारा काम कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले। चाहे टेक्सटाइल बेचना है, चाहे सीमेंट बेचना है, सारा काम कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले। सो दिस इज the division of the whole organization on the basis of major functions performed by the organization: purchase department, production department, marketing department. But when we are dividing the organization, we are making divisions of the organization on the basis of units, on the basis of product. वहाँ पहले प्रोडक्ट के बेसिस पे सीमेंट का अलग विंग, टेक्सटाइल का अलग विंग। अब सीमेंट में क्या है, ये जो विंग है इसमें परचेज कोई और करेगा, प्रोडक्शन कोई और, मार्केटिंग कोई और। टेक्सटाइल में परचेज कोई और, प्रोडक्शन कोई और, मार्केटिंग कोई और। मतलब इनका परचेज डिपार्टमेंट और इनका परचेज डिपार्टमेंट बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। टेक्सटाइल वाले अपना टेक्सटाइल परचेज करें, अपना रॉ मटेरियल परचेज करें, सीमेंट वाले अपना रॉ मटेरियल परचेज करें। इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये सीमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ये टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेंगे। पहले क्या था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, टेक्सटाइल भी और सीमेंट भी। बट यहाँ पे अब इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया और इनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया। समझ आ रहा है बच्चों आपको? इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। ये वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ सीमेंट बेचेगा और ये वाला सिर्फ टेक्सटाइल बेचेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी टॉपिक है, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में पहले फंक्शन के बेसिस पे बांट देते हैं, फिर अंदर अंदर दोनों प्रोडक्ट के लिए काम चलेगा, चाहे 2 प्रोडक्ट हो, 3 प्रोडक्ट हो, 4 प्रोडक्ट हो, सबके लिए काम चलेगा। बट डिविजनल में पहले प्रोडक्ट के बेस पे बांट देंगे और फिर उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, उनका परचेज डिपार्टमेंट अलग, उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग। डिपार्टमेंट बनेंगे, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग कि डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट बनेंगे, परचेज डिपार्टमेंट भी बनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बनेगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी बनेगा। बट वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग बनेंगे। सीमेंट का परचेज डिपार्टमेंट अलग है, टेक्सटाइल का अलग है। सीमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है। सो समझ आ गया आपको ये अच्छे से? एक बार अपनी बुक में इसको ज़रूर से आप देख लेना, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। बिल्कुल ही इजी है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया है ना? तो बढ़ते हैं आगे, अब डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट, डिविजनल हेड्स की डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। ठीक है, डिविजनल हेड्स की जो डेवलपमेंट होती है, मतलब उनकी स्किल्स, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, इसका जो हेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल के बिजनेस से डील कर रहा है। प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, परचेजिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, टाइम टू टाइम ही विल सॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ही विल मेक आउट प्लान्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विच अराइज टाइम टू टाइम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, सो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो है एक्सपर्ट हो जाएगा इन कामों में।
टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदर इट कम्स इन प्रोडक्शन और इट कम्स इन परचेज और इट कम्स इन मार्केटिंग, वो बंदा परफेक्ट है उस चीज़ को सोल्व करने के लिए। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का जो हेड रहेगा वो टेक्सटाइल के बिजनेस में आने वाली हर प्रॉब्लम को फेस करने के लायक हो जाएगा, चाहे वो प्रॉब्लम परचेज डिपार्टमेंट में आए, चाहे प्रोडक्शन में, चाहे मार्केटिंग में। उसी तरह जो बंदा सीमेंट का डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, सीमेंट की डिवीज़न को हैंडल कर रहा है, उसका जो हेड होगा वो सीमेंट के बिजनेस में परफेक्ट हो जाएगा। सो वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड बिकॉज बोथ आर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर डिवीज़न। जो भी प्रॉब्लम्स है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की हैं, जो भी इश्यूज हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं, और अगेन एंड अगेन जब आप उनको सोल्व करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रिजल्ट कैन बी असेस्ड। रिजल्ट असेस हो सकते हैं। जब ये सारा काम इकट्ठा हो रहा था तो वहाँ पर हम जो है इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं होते थे कि मुझे जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा टेक्सटाइल बिजनेस से मिल रहे हैं या सीमेंट के बिजनेस से मिल रहे हैं। बट व्हेन डिविजन्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर देन यू कैन ईजिली इवेल्युएट द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम वन पर्टिकुलर डिवीज़न। आपने अलग अलग डिवीज़न बना दिए हैं तो अब यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा ये चेक करना कि किस डिवीज़न से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किस डिवीज़न से मुझे लॉस हो रहा है। जिस डिवीज़न से मुझे लॉस हो रहा है वहाँ मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवानी है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने की ज़रूरत है, या वो इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग यूनिट बन चुकी है कि मुझे उसे बंद कर देना है। तो वो डिसीजंस जो है वो मैं बाद में लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड बी एबल टू इवेल्युएट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और प्रॉफिट और लॉस अकरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर यूनिट। ओके, देन उसके बाद है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है बिकॉज सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, सेपरेट यूनिट्स है, सेपरेट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट हेड है। तो जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ का हेड अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो है इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेगा और आगे बढ़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, क्विक, जल्दी जल्दी आपके जो है काम हो जाते हैं। एंड लास्ट, बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ टेक्सटाइल यूनिट है, यहाँ सीमेंट है। अगर मुझे फ़ोन्स जो है मोबाइल फ़ोन्स का एक मैन्युफैक्चर जो है शुरू करना है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है, तो मैं वहाँ पे एक कंप्लीट सेपरेट यूनिट बना दूँगी मोबाइल फ़ोन्स के लिए। उनका परचेज डिपार्टमेंट अलग बना दूँगी, उनका सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना दूँगी, उनका जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दूँगी। या फिर वहाँ पे तो असेंबल करने की ज़रूरत पड़ेगी ना अलग अलग पार्ट्स को फ़ोन्स के मैन्युफैक्चर में। तो जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं बिल्कुल ही सेपरेट यूनिट कर दूँगी। तो एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब एक तो इन्हीं बंदों को काम करना पड़े तो पहले तो बहस ही चलती रहेगी कि हमारे पास तो ऑलरेडी इतना काम है, हम कितना काम करें, हम तो और काम कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। या मैं थोड़े बहुत पर्सन्स और अपॉइंट भी करूं तो भी इनके काम में तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इनका एक सेटअप बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है काम करने का। तो जब आप डिविजन्स के बेस, जब आप जो है एंटरप्राइज को डिवाइड करते हो डिविजन्स के बेस पे, प्रोडक्ट्स के बेस पे, वहाँ पे बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आप बिल्कुल एक सेपरेट यूनिट बना दोगे नए प्रोडक्ट के लिए। अपना परचेज करो, प्रोडक्शन करो, बनाओ, बेचो, जो करना है करो। तो मतलब कि जो नया यूनिट बना है उसकी वजह से एग्जिस्टिंग यूनिट्स के काम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। एडवांटेजेस हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। नाउ मूव टू दिस टॉपिक, डिसएडवांटेजेस। कुछ ना कुछ ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेशंस तो रहेंगी ही रहेंगी। अब तक हम बिजनेस स्टडीज़ में जितने भी चैप्टर्स पढ़ के आए हैं यहाँ तक, हमने हर एक पॉइंट पे, हर एक एस्पेक्ट पे ये चेक किया है कि हर एक एस्पेक्ट के जहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ नेगेटिव भी हैं, ठीक है। जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ लिमिटेशंस भी हैं। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन क्या है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स। इन दोनों डिविजनल हेड्स के जो डिविजन्स हैं उन दोनों के हेड्स में एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। मान लो वो अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे, तो जो जनरल मैनेजर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बार बार इनको पॉइंट आउट करेंगे कि आपका काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा, टेक्सटाइल बिजनेस भी तो इतना ग्रो कर रहा है, वो भी तो हमें इतना प्रॉफिट दे रहा है, तो आप क्यों नहीं ढंग से काम कर रहे। तो वहाँ फिर इनके अंदर एक जेलसी वाला एलिमेंट आ जाता है इनके और ये टेक्सटाइल बिजनेस को लेकर। तो आपस में जो है दोनों के कन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं। जैसे फंक्शनल में क्या था, डिपार्टमेंट्स के कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, आपस में एक दूसरे से उनको जेलसी होती रहती थी, वैसे ही यहाँ पर डिविजनल हेड्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। ड्यूप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की ड्यूप्लिसिटी जो है वो यहाँ पर बहुत पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि टेक्सटाइल और सीमेंट के 2 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग 2 डिविजन्स हैं।
दे आर परचेजिंग, दे आर इन्वॉल्व इन परचेजिंग, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन परचेजिंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूँ तो दे आर बिजी इन प्रोडक्शन, दे आर ऑल्सो बिजी इन प्रोडक्शन। And if we will talk about marketing, so they are doing marketing business, they are also doing marketing business, selling the product, ad, sales, promotion, offer, discount scheme. Both these departments are busy in those activity. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि डुप्लीसिटी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल परचेज किया और मैंने परचेज डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल परचेज किया, दोनों के डिविजन्स अलग अलग हैं। एक ही मार्केट से जो है हमने मटेरियल परचेज किया है, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल और सीमेंट का रॉ मटेरियल हमने कहीं से मान लो परचेज किया है, मार्केट नियर बाय ही थी। इसकी लोडिंग अनलोडिंग होगी, इसकी लोडिंग अनलोडिंग होगी और हमें सेपरेट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यही अगर परचेजिंग एक साथ हो रही होती तो आपको भी पता है कि जब हम एक साथ बल्क में कोई काम करते हैं तो हमें कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, कहीं ना कहीं रेट्स कम होते हैं। लोडिंग अनलोडिंग के लिए वो अलग बंदे बुला रहे हैं, ये अलग बंदे बुला रहे हैं, बताओ। तो इस तरह से डुप्लीसिटी की वजह से हमारा कई बार नुकसान हो जाता है। एंड सेल्फिश एटीट्यूड रहता है, टेक्सटाइल वाले चाहेंगे, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट जो है वो ये चाहेगा कि हमारी यूनिट का अच्छा प्रॉफिट होता रहे, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं है बाकी के डिवीज़न से। सीमेंट वाले चाहेंगे भी हमारे प्रॉफिट होते रहे, हमारा जो डिवीज़न है वो अच्छे से ग्रो करता रहे, बाकी किसी भी एलिमेंट से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है मैनेजमेंट में कि मेरा मेरा मेरा, पूरी कंपनी की प्रोग्रेस से यहाँ पर किसी को मतलब नहीं होता। तो स्टूडेंट हमने बहुत अच्छे से दोनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं। आपने नोट्स तो देखो इसके बनाने ही बनाने हैं, मैं मतलब हर वीडियो में बोल रही हूँ बार बार, अगर नहीं भी बोलती स्टिल आपको नोट्स बनाने हैं। फेयर नोट्स आपने इन टॉपिक्स के बनाने हैं, ये आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक्स में लिखनी है। मैं आपको आज ये चीज़ अपनी वीडियो में क्लियर कर रही हूँ कि जो मैं बोर्ड पे आपको करा रही हूँ वो भी आपको फेयर करना है। असाइनमेंट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज वो भी आपको फेयर में करनी है। इवन वी आर गिविंग यू टेस्ट टाइम टू टाइम, तो वो भी आपको फेयर में करनी है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे आपके लिए बेटर है कि आप क्वेश्चन भी लिखो, मुझे पूछो ही मत बार बार, आप वहाँ पे क्वेश्चन भी राइट डाउन करो, क्योंकि अगर बाद में आप कभी रिवीजन करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये आंसर इस क्वेश्चन का है, ठीक है। प्लस लास्ट बट नोट द लिस्ट की जो भी बुक आपके पास है आप उसको रेफ़र ज़रूर करें, मेरी वीडियो अटेंड करें, उसके बाद अपनी बुक से गो थ्रू करें कि क्या आपको सारे पॉइंट समझ आ गए हैं। स्टिल अगर कुछ भी पेंडिंग है तो आप मुझे चैट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।